बोलिए सर, कोई प्रॉब्लम्स है या शुरू कर दे आगे रीजनिंग? दिस इज फिनाइल हैलाइड। एक मिनट और सुन लो सर, रिकॉर्डिंग छूट गई थी। सी एक्स बॉन्ड एराइल अल्काइल हैलाइड्स में सी एक्स बॉन्ड पोलर है, और इस पोलर होने की वजह से दे अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और एराइल हैलाइड में जब आप आ जाते हो तो वहां पे कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली नहीं होता। क्या रीजन? पहला दिया ड्यू टू रेजोनेंस सी एक्स बॉन्ड एक्वायर्स, दूसरा बोला एक्स इज अटैच टू which is more electronegative as compared to sp3, therefore cleavage of cx bond becomes difficult या polarization of cx bond becomes polarization of cx bond decreases। ये भी खींच रहा, वो भी खींच रहा। तीसरा बोला ड्यू टू पॉसिबल रिपल्शंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रॉन रिच एराइल हैलाइड। बोला यहाँ सब जगह इलेक्ट्रॉन 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 एक्स पे भी और रिंग पे भी, ऊपर भी पाए इलेक्ट्रॉन क्लाउड। और चौथा पॉइंट अलग से फालतू में इन्होंने बनाया कि जी अगर एक्स नेगेटिव निकल ही जाए तो फिनाइल कार्बोकेटायन इज नॉट स्टेबल, देयरफॉर दे कैन नॉट अंडरगो SN1। तो मैंने बोला ये सही मायने में जवाब किस बात का होना चाहिए कि एराइल हैलाइड्स में SN1 क्यों नहीं हो सकता? होता भी होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो एराइल सब्स्टिट्यूशन नहीं होना चाहिए कि जी क्योंकि फिनाइल कार्बोकेटायन इज नॉट स्टेबल। फिर इसी से मिलती जुलती बात आई, हमने बोला एक विनाइल हैलाइड है और ये एलाइल हैलाइड है, तो विनाइल हैलाइड में भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं हो पाता है। तो क्या जवाब? ड्यू टू रेजोनेंस। रेजोनिक स्ट्रक्चर समझ आ गया? क्या होगा रेजोनिक स्ट्रक्चर? इसका रेजोनिक स्ट्रक्चर CH2 पे नेगेटिव सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड X और X पे। तो ये कह रहा है CX बॉन्ड सिंगल है, कह रहा है CX बॉन्ड डबल बॉन्ड है, तो एक्चुअली रेजोनिक हाइब्रिड में पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। तो फिर से डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बिकॉज CX बॉन्ड एक्वायर्स। हो गया। फिर वही फंडा, ये कार्बन कैसा sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया, तो 2 पॉइंट यहाँ फिट कर सकता है। इनमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, क्यों? रेजोनेंस नहीं, डबल सिंगल सिंगल होना क्या चाहिए, डबल सिंगल डबल कॉन्जुगेशन वो नहीं है, तो रेजोनेंस नहीं हो रहा। मोर ओवर इसमें से अगर एक्स नेगेटिव निकल जाए, क्या बन रहा? ये कार्बोकेटाइन 1 डिग्री इंपॉर्टेंट बात नहीं, इंपॉर्टेंट बात क्या, इस कार्बोकेटाइन में रेजोनेंस हो गया है नहीं? तो यहाँ ध्यान देना, यहाँ पहले रेजोनेंस हो गया, इसलिए सी एक्स बॉन्ड में पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया, इसलिए वो टूटने को तैयार नहीं है। यहाँ क्या है कि एक्स नेगेटिव के निकलने के बाद जो कार्बोकेटायन बना है वो प्राइमरी है, इवन देन इट इज स्टेबल ड्यू टू। तो इसलिए इसमें एक तो बात हो जाएगा, और होगा भी किससे? SN1 मैकेनिज्म से। होगा भी किससे? SN1 से, क्योंकि SN1 होने के लिए क्या होना चाहिए? सचमुच में तो कहते थे कल टर्शरी कार्बोकेटायन बनना पसंद करता है, लेकिन यहाँ प्राइमरी भी क्यों बन गया? तो हमें जो बोलना चाहिए कि SN1 क्या पसंद करता है कि कार्बोकेटायन जो बने वो स्टेबल होना चाहिए। बिल्कुल इसका पड़ोस का खास पास का रिश्तेदार ये। पहले तो कंपाउंड का नाम बोलना है, कौन? बेंजाइल। बेंजाइल हैलाइड में एक्स sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन को छू रहा, एक्स sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन को छू रहा, यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, सी एक्स बॉन्ड में पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर नहीं है, वही बात दूसरी तरह से बोल दी। अब अगर होगा तो कौन सा होगा? ये कार्बन कैसा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी? तो प्राइमरी में कौन सा होता है? SN2 SN1। प्राइमरी छोटा, SN2 बड़ा, छोटे वाले में बड़ा वाला निकल गया, तो प्राइमरी कार्बोकेटायन है, लेकिन कैसा? रेजोनेंस। इसमें भी कौन होगा? इसमें भी कौन होगा? SN1 मैकेनिज्म। और इसमें भी कौन होगा? SN1 मैकेनिज्म। समझे? एक स्टूडेंट कह रहे हैं कि यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट करके इसे सेकेंडरी कार्बोकेटायन बना दो, तो ये कैसा है खुद sp2, तो वो किससे कर रहे होते हैं? sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से। यहाँ तो उससे बड़ी तोप चल गई रेजोनेंस। अब यहाँ पर ही इसी का एक और पड़ोसी रिश्तेदार क्या था कि अगर एराइल हैलाइड में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग जाएं, और स्पेशली कहाँ लग जाएं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाता था। एक लगता था NO2 तो थोड़ा आसान, 2 NO2 लग जाते थे ऑर्थो पैरा पे तो और आसान, और 3 NO2 लग जाते थे तो फिर तो रूम टेम्परेचर पे वाटर से ही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया था। तो क्या रीजन है उसका कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जब इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए आता है तो ये जगह को क्या चाहिए? पॉजिटिव चार्ज। तो ये इधर आया होगा या नहीं? तो यहाँ क्या आएगा रेजोनिक स्ट्रक्चर में? ये एक्स है। बोलो समझ आ रहा है नहीं? तो जिस कार्बन पे नेगेटिव है उस पर ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इट स्टेबलाइजेस द इंटरमीडिएट। माइनस इफेक्ट ऑफ
NO2 या नहीं, minus effect of NO2 stabilizes the intermediate form या stabilizes the या decreases the electron density on aromatic ring, benzene ring. बोलो साहब जी। अब इसी का रिश्तेदार फिर से क्या हो जाता था कि फिनॉल में भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, फिनॉल में भी CO बॉन्ड एक्वायर्स पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, और इसी का रिश्तेदार ये भी है, जहां कहीं जरूरत पड़ रही होगी अगर OH बॉन्ड तोड़ना पड़ रहा हो, इसी का रिश्तेदार ये भी है, ये कौन, तो एनिसोल में भी CO बॉन्ड एक्वायर्स पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस, तो इनकी बॉन्ड क्लीवेज भी मुश्किल हो जाएगी। अब इसी में से एक तेल और क्या निकालते थे, अल्कोहल में एसिडिक करेक्टर नहीं है, क्योंकि अगर उसमें से H प्लस निकल जाए तो जो अल्कोक्साइड आयन है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड नहीं है। फिनॉल में से अगर H प्लस निकल जाए तो फिनॉक्साइड आयन जो बना डेट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, तो फिनॉल में एसिडिक करेक्टर ज्यादा होता था एज कम्पेयर टू अल्कोहल। एसिडिक करेक्टर की बात कर रहा हूँ, समझ गए क्या, फिनॉल में एसिडिक करेक्टर वाटर से ज्यादा और अल्कोहल में एसिडिक करेक्टर वाटर से कम। क्यों, अभी आ रहे हैं 2 मिनट बाद उस बात पे। पहले फिनॉल के कितने रेडिंग स्ट्रक्चर्स और फिनॉक्साइड के भी 5, तो जब फिनॉल के ऑलरेडी 5 रेडिंग स्ट्रक्चर्स हैं, वो हाईली स्टेबल है, तो H प्लस क्यों दे रहा है कि H प्लस देने के बाद जो फिनॉक्साइड आयन बन रहा है वो और ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज है। बेईमानी है, बदमाशी है। अगर ऐसे ही था तो फिर तो डिब्बों में बोतलों में कौन भरा होना चाहिए था, फिनॉक्साइड आयन बनना चाहिए, तो उसके लिए नहीं, चार स्पीसीज थोड़ी सी एग्जिस्ट करता है। और अभी बुद्धू बनाना है तो कि फिनॉल के 5 रेडिंग स्ट्रक्चर्स में इलेक्ट्रोनेगेटिव O पर या तो वो न्यूट्रल है या इलेक्ट्रोनेगेटिव O पॉजिटिव है, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन नेगेटिव है, तो मैं वो बात छोड़ के बोलूँ इलेक्ट्रोनेगेटिव O पॉजिटिव है या इलेक्ट्रोनेगेटिव O न्यूट्रल है। लेकिन फिनॉक्साइड के रेडिंग स्ट्रक्चर्स में या तो O नेगेटिव है और या फिर O न्यूट्रल है, तो कहाँ ज्यादा खुश है वो, फिनॉक्साइड आयन। अब चलते हैं इस बात के पास की, यहीं पे ये बात भी हो गई कि फिनॉल पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग जाए तो, स्पेशली ऑर्थो पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जाए तो उसका एसिडिक करेक्टर बढ़ जाता है। इसमें क्या बोला, अल्काइल हैलाइड में, एराइल हैलाइड में अगर ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लग जाए तो उसका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फैसिलिटेट हो जाता है। यहाँ क्या बोला, अगर उस पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग जाए ऑर्थो पैरा पे तो उसका एसिडिक करेक्टर बढ़ जाता है। तो फिर से वही बात देखो, यहाँ पे NO2 लगा है ऑर्थो पे, यहाँ पे लगा दूं H प्लस निकलने के बाद भी वो यहीं लगा होगा रेजोनेंस में, यहाँ लगा होगा या नहीं, इस वाले C पे नेगेटिव वाले पे NO2, और वो उसको NO2 अपनी तरफ खींच लेगा इस नेगेटिव चार्ज को या नहीं, और इसे, तो फिर से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस इन फिनॉल इंक्रीजेज इट्स एसिडिक करेक्टर। कैसे, बाय डिक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज इंटेंसिटी एट द रिंग, इट स्टेबलाइजेज द फिनॉक्साइड आयन। और इससे उल्टा अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दोगे तो डिक्रीजेज द एसिडिक करेक्टर। और ये इफेक्ट प्रोमिनेंट कहाँ है इन दोनों ही केस में, चाहे वो इनका किस्सा और चाहे वो इनका किस्सा है, कि अगर वो ग्रुप कहाँ लगा इलेक्ट्रॉन ड्राइंग ऑर्थो पैरा पे, क्योंकि नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पैरा पोजीशंस पे आ रहा है। फिर आता था फिनॉल वाटर से ज्यादा एसिडिक है, फिनॉल ब्लू लिटमस को रेड कर देता, वाटर ब्लू लिटमस को रेड नहीं करता, अल्कोहल ब्लू लिटमस को रेड नहीं करता। फिनॉल अल्कोहल Na से रिएक्ट करके सोडियम फिनॉक्स अल्कोक्साइड बनाता है, अल्कोहल Na से रिएक्ट करके सोडियम एल्कोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। लेकिन अल्कोहल NaOH से रिएक्ट नहीं करता, Na2CO3 से रिएक्ट नहीं करता, NaHCO3 से रिएक्ट नहीं करता। फिनॉल Na से भी कर जाता है, फिनॉल NaOH से भी कर जाता, लेकिन फिनॉल या अल्कोहल इनसे रिएक्ट नहीं कर रहा। अब ये प्रूफ है या एक्सप्लेनेशन है, ये प्रूफ है, सबूत है कि देखो ये कर रहा है, रिएक्ट नहीं कर रहा है। हम कह रहे क्यों नहीं कर रहा वो बताओ हमें, तो बता दिया कि अल्कोक्साइड आयन इज नॉट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, फिनॉक्साइड आयन इज देयरफॉर फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। अभी वाटर वाला किस्सा नहीं बोला मैंने। अब वाटर वाले किस्से में क्या था, कभी कोई बी नेगेटिव नाम का बेस अल्कोहल के पास आया था और अल्कोहल ने अपना H प्लस
उसे दे दिया था और क्या बन गया था, एल्कोक्साइड आयन। अब ये अल्कोहल दुनिया में क्या कहता घुमा था कि मैं H+ डोनर हूँ, यानी मैं एसिड हूँ, लेकिन वो RO नेगेटिव, ये तो एसिड हो गया और ये क्या हो गया, कॉन्जुगेट बेस हो गया। कॉन्जुगेट बेस एल्कोक्साइड आयन को कभी पानी मिला, वो जाके याद हो कहानियां सुनाई गई थी, वो पैरों में गिर गया किसके, और क्या बना बैठा, ROH+ OH नेगेटिव। तो पानी क्या गए, मैं मोर एसिडिक देन वाटर हूँ या नहीं, मैं मोर एसिडिक देन अल्कोहल हूँ या नहीं। भाई अल्कोहल तो बी नेगेटिव को कर्ज देता है, भीग देता है, और मैं अल्कोहल के कॉन्जुगेट बेस को दे देता हूँ, तो मैं उससे बड़ा हुआ नहीं हुआ। तो दिस इज टू शो दैट वाटर इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, ये दोनों दिखा के आनी पड़ेंगी अगर आ गया तो। और यहीं से एक बात और निकाली थी हमने इस तरह से कह के कि RO नेगेटिव स्ट्रॉन्ग बेस है या OH नेगेटिव स्ट्रॉन्ग बेस है। RO नेगेटिव H+ लेने को तैयार है वाटर से भी, अगर OH नेगेटिव स्ट्रॉन्ग बेस होता तो वो H+ लेता किससे, अल्कोहल से। रिएक्शन आगे की तरफ हो रही है पीछे की तरफ हो रही है, तो आगे की तरफ होने का मतलब RO नेगेटिव इज स्ट्रॉन्गर बेस एज कंपेयर टू OH नेगेटिव। तो यहीं से हमने ये भी बता दिया था कि NaOH और NaOR में, NaOH और NaOR में कौन स्ट्रॉन्गर बेस है, ये RO नेगेटिव और ये OH नेगेटिव। बोलो सर हो गया क्या। फिर यहीं पे एक पॉइंट ये आ गया था कि ROH आरीनियस ब्रोंस्टेड एसिड है, क्योंकि आरीनियस भी है और ब्रोंस्टेड भी है, क्योंकि H+ दे रहा है। आरीनियस के हिसाब से एसिड कौन, जो H+ दें, ब्रोंस्टेड कौन, H+ दें, लेकिन आरीनियस में इन एसिड एक्वस मीडियम होता है वर्ड, तो यहाँ एक्वस है नहीं है, वो जरूरी नहीं, तो ये अपना ब्रोंस्टेड एसिड है। लेकिन वो बोला ROH ब्रोंस्टेड बेस भी है, तो ये हमने मैकेनिज्म में पढ़ लिया था। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में क्या स्टेप होता था, पहला RO पे H+ बनता था या नहीं, बस वहां HSO4 नेगेटिव नहीं चमकाया था एरो पे, बस क्या लिख दिया था H+ ब्रैकेट में मैंने छोटा था क्या, फ्रॉम एसिड, तो इसने H+ एक्सेप्ट किया, तो ये कौन, ब्रोंस्टेड बेस, अल्कोहल ब्रोंस्टेड एसिड, क्योंकि H+ दे रहा है। अल्कोहल कौन, ब्रोंस्टेड बेस, क्योंकि H+ ले रहा है। वर्सेटाइल नेचर हो गई ना, एसिड का काम भी कर सकता है, बेस का भी है, मैं बोलूँ सही मायने में एम्फी प्रोटिक, एम्फी प्रोटिक, जो H+ दे भी सके और जो H+ ले भी सके। बोलिए हो गया क्या। एक पॉइंट दिमाग में और आ रहा था इसके आसपास का, अगर आपसे कहा जाए ये प्राइमरी अल्कोहल, ये सेकेंडरी अल्कोहल, ये टर्शियरी अल्कोहल, इनमें एसिडिक करेक्टर का सबसे ज्यादा किसका, और फिर बात करेंगे बेसिक करेक्टर। बोलो, तो एसिडिक करेक्टर सबसे ज्यादा प्राइमरी का या नहीं, सबसे ज्यादा किसका, क्या कहेंगे, प्लस इफेक्ट ऑफ 3 alkyl groups has increased the electron density on O, therefore O is not interested in withdrawing electrons of OH bond, या ऐसे नहीं बोलना इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड लिख के आ सकते हो अलग ही। देयरफॉर पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड डिक्रीजेस, O का पेट भर गया, पीछे से लोगों ने इलेक्ट्रॉन भेज दिए हैं, अब OH वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को खींचने में इंटरेस्टेड नहीं रहा, तो हमने बोला देयर पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड डिक्रीजेस, देयरफॉर एसिडिक करेक्टर डिक्रीजेस। और एसिडिक करेक्टर का जो भी सीक्वेंस हो बेसिक का उससे उल्टा होता ही है। दूसरी तरह से ड्यू टू प्लस इफेक्ट ऑफ 3 alkyl groups पोलैरिटी ऑफ CO बॉन्ड इंक्रीजेस, सारे इलेक्ट्रॉन किधर भाग रहे हैं, तो O का CO बॉन्ड का टूटना, तो CO बॉन्ड टूटा तो क्या बनेगा, OH नेगेटिव, OH नेगेटिव यानी बेस। और अगर ये बॉन्ड टूटा तो O की तरफ नेगेटिव जाएगा, क्या टूटेगा, H+। तो यहाँ पे OH बॉन्ड की पोलराइजेशन कम हो गई है, तो इसलिए H+ बनना मुश्किल हो गया, और CO बॉन्ड की पोलराइजेशन ज्यादा हो गई है, इसलिए OH नेगेटिव का निकलना आसान हो गया। आया नेक्स्ट, हाइड्रोकार्बन लगभग वैसा ही BP, ईथर्स या हल्का फुल्का ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, उससे ज्यादा RX, उससे ज्यादा एल्डिहाइड्स, उससे ज्यादा कीटोन्स, उससे ज्यादा अमीन्स, अल्कोहल्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। आ गए क्या मेरे सारे कंपाउंड लगभग, अल्कोहल्स भी आ गए। हाँ, ये ग्रेटर का साइन है, ये C, क्या रीजन, वीकेस्ट फोर्स लिंडन फोर्सेस हाइड्रोकार्बन्स में, वेरी वीक डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस,
ROR ऑक्सीजन इज sp3 4 पेयर है क्योंकि 2 बॉन्डेड है 2 लोन है लेकिन पेयर तो 4 है. वाटर ऑक्सीजन इज sp3 बॉन्ड एंगल ड्यू टू greater repulsions between lone pair as compared to bonded pairs. यहाँ पे अबाउट जब ये CH3 है और ये भी CH3 है तब 100 पॉइंट. तो पूछा जी क्यों, तो ड्यू टू रिपल्शंस इन बल्कि यार तो ये एंगल सचमुच में 109 डिग्री 28 होना चाहिए या नहीं, क्योंकि sp3 है लेकिन ये 109 28 से कम हो गया. रिपल्शंस बिटवीन लोन पेयर्स आर मोर. यहाँ रिपल्शन बिटवीन लोन है तो ये पास आने चाहिए थे, 109 से कम होने चाहिए, तो 109 से उल्टा. तो क्या ड्यू टू रिपल्शन इन बल्कि आर, आर जितने बल्कि होते जाएंगे और तो क्या ये लीनियरिटी की तरफ जा रहा है, और लीनियरिटी की तरफ जा रहा है तो पोलैरिटी कम हो रही होगी या ज्यादा हो रही होगी. बिल्कुल दिमाग लगाए बिना बोल देते हैं जेएफजी हमेशा. अगर ये लीनियर ही हो जाता तो हिलेगी क्या बॉल. जितना धक्का ये इधर से दे रहा है उतना धक्का वो उधर से दे रहा है, नेट रिजल्टेंट. तो जितना ज्यादा एंगल बढ़ रहा है पोलैरिटी उतनी. तो ईथर्स आर लीस्ट पोलर ऑफ द फंक्शन ग्रुप्स, जिनमें भी पोलैरिटी उन सब में सबसे कम. क्या है, वेरी वीक डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस. डायपोल डायपोल इंटरेक्शन तो होगी आरएक्स में, सीएक्स बॉन्ड पोलर है. एल्डिहाइड्स में फिर से डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, हाँ या नहीं. कीटोन्स में और ज्यादा पोलराइजेशन ड्यू टू, कीटोन्स में और ज्यादा पोलराइजेशन ड्यू टू प्लस इफेक्ट ऑफ एक जना पुश कर रहा है तो ये इधर की तरफ को, और जब 2 जने पुश कर रहे हैं तो ये वेक्टर लगाना है, ज्यादा भागा जा रहा होगा या नहीं. तो ड्यू टू प्लस इफेक्ट ऑफ 1 अल्काइल ग्रुप, और वो मोर पोलर ड्यू टू प्लस इफेक्ट ऑफ 2 अल्काइल ग्रुप्स. एमीन्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एमीन्स में इन जनरल क्यों बोल गए आप, ये कौन, 3 दिन पहले की बात, 4 दिन पहले की बात, ये कौन. तो टर्शियरी अमीन और टर्शियरी अमीन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी या नहीं. हम यहाँ बात जो कर रहे हैं वो किनकी कर रहे हैं, इन जनरल. तो लेकिन इतना स्पेसिफिक ना होते, जब जनरलाइजेशन चल रहा तो क्या कह दिया भाई, हो रही है. तो टर्शियरी अमीन में हालांकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती. यहीं का एक पॉइंट ये भी बन जाता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमीन्स में किनका ब्लड प्रेशर सबसे ज्यादा, उससे कम सेकेंडरी का, उससे कम टर्शियरी का नहीं, उससे बहुत कम टर्शियरी का, क्योंकि प्राइमरी में एन पर 2 H हैं, 2 जगह से हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे. सेकेंडरी में एन पर एक ही जगह से हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, और टर्शियरी में एन पे, तो इसलिए हाइड्रोजन बॉन्ड. टर्शियरी अमीन और वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो टर्शियरी अमीन और टर्शियरी अमीन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है. मैंने चुपके से क्या बोल दिया था, टर्शियरी अमीन और वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो टर्शियरी अमीन और वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो हो जाएगी, शर्त पूरी हो गई क्या. एक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के नाम पे एन और दूसरे मॉलिक्यूल में एच, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ओ को छू रहा है. तो सॉल्युबिलिटी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमीन तीनों की है वाटर में. वो बात अलग है कि प्राइमरी की ज्यादा होगी, टर्शियरी में 3 3 बल्कि आर आ गया, हाइड्रोफोबिक आ गया तो कम हो गया, लेकिन है. लेकिन जब बॉइलिंग पॉइंट की बात हो रही है तो टर्शियरी अमीन्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, और जब सॉल्युबिलिटी इन वाटर की बात हो रही है तो तब हाइड्रोजन बॉन्डिंग है सब में, प्राइमरी में वाटर में, सेकेंडरी में वाटर में, टर्शियरी में और वाटर में. अल्कोहल में स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एज कम्पेयर टू अमीन, क्योंकि यहाँ NH और यहाँ OH, N की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3, O की 3.5, तो इसलिए OH बॉन्ड के केस में, अल्कोहल के केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर एज कम्पेयर टू एमीन्स. तो इसलिए अल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट एमीन्स के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा. इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड, लेकिन इसमें स्ट्रॉन्गर. उसके लिए वर्ड लगाया था एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि बुरी तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग वर्ड लगा सकते हैं, जगह जगह से हो रहा था मामला, ऐसे करके सुनाया गया था. और स्पेशली जब सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ा था तब डायमेरिक फॉर्म दिखाई गई थी, और यहाँ पे जब केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी, फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो क्या कहा, कार्बोक्सिलिक एसिड्स में वेपर फेज में जाने के बाद भी डायमर फॉर्मेशन रहता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंप्लीटली ब्रेक नहीं हुई होती. अब बात आई, ये तो हो गया किसका ट्रेंड, जनरलाइज कर दिया सारा चैप्टर, पूरे चारों चैप्टर का बॉइलिंग पॉइंट. फिर आई सॉल्युबिलिटी इन वाटर. सॉल्युबिलिटी इन वाटर के लिए क्या करना है, हाइड्रोकार्बन वाटर में सॉल्युबल नहीं है, ईथर्स वाटर में सॉल्युबल, ईथर्स वाटर में सॉल्युबल. क्या हो गया ये, वाटर का फोटो तो दिख रहा होगा और ईथर का फोटो भी दिख रहा. तो ईथर्स वाटर में सॉल्युबल है. एल्काइल हैलाइड्स की बात 1 मिनट में करते हैं. एल्डिहाइड्स वाटर में सॉल्युबल, एल्डिहाइड में FON के नाम पे और वाटर में H है जो O को छू रहे हैं, शर्त पूरी हो जाएगी या नहीं. कीटोन वाटर में सॉल्युबल है, वही बात लग जाएगी. एमीन्स वाटर में सॉल्युबल है, अल्कोहल वाटर में सॉल्युबल है नहीं, एसिड्स वाटर में सॉल्युबल हैं. में एक कॉमन बात क्या, जैसे जैसे हाइड्रोफोबिक पार्ट
बढ़ता जाएगा, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जाएंगे, सबके केस में सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती जा रही होगी। अब आरएक्स का किस्सा ये अलग क्यों गाते हैं मुझे नहीं पता आज तक क्यों गाते हैं, बस मुझे इतना पता है वो कहते हैं जी अल्काइल हैलाइड्स आर इमिसिबल विद वाटर, इनसॉल्युबल विद वाटर, और कभी कभी आगे आर पार्शियली सॉल्युबल विद वाटर, ज्यादातर अब आता है आर इमिसिबल, आर इनसॉल्युबल इन वाटर। तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के रिस्पेक्ट में बात नहीं बोलनी, हालांकि मेरे हिसाब से अल्काइल फ्लोराइड में तो हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाना चाहिए था, लेकिन वो बोलता ही नहीं है, वो क्या बोलता है। तो अपने सॉल्यूशन चैप्टर में गाना गाया हुआ है खूब, क्या कहना है, मुझे कहना है ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है, और अगर वहां आ गया है तो भी आप फिर दिमाग घुमा जाओगे अगर मेरी बात पकड़ ली तो। कितनी बार सॉल्यूशन चैप्टर में कर लिया कि ए और ए की मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में कोई अट्रैक्शन होगी, कोई दूसरा कंपोनेंट है, सब्सटेंस है फिलहाल बी, तो जब आप इन्हें मिक्स कर रहे हैं तो मिक्स करने पर ए और बी एक दूसरे कांटेक्ट में आएंगे क्या? इंटरेक्शंस बिटवीन ए एंड बी आर मोर as compared to interactions between A and A and interactions between B and B, तो क्या होगा, घुलना चाहेंगे या नहीं? इंग्लिश है, घुलना चाहेंगे। इफ इंटरेक्शंस between A and B are lesser than in pure A and in pure B, then not soluble, not miscible। तो अभी उसने बोला alkyl halides are immiscible या insoluble in water, why? The interactions between alkyl halide and वाटर मॉलिक्यूल्स, उनमें एक अल्काइल हैलाइड एक वाटर नहीं हो गया ए और बी के नाम पे, तो इंटरेक्शन बिटवीन एल्काइल हैलाइड एंड वाटर मॉलिक्यूल्स आर लेस एज कंपेयर टू इंटरेक्शन बिटवीन एल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल्स एंड बिटवीन, तो एल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल्स मतलब एल्काइल हैलाइड और एल्काइल हैलाइड के बीच में। इसी बात को इतना लिख के आओ, पूरे मार्क्स हैं। अगर वो कहता घुल जाते हैं तो क्या कह दूं, यही तो मैं इनऑर्गेनिक में भी लगाता हूँ, यही मैं फिजिकल में भी लगाता हूँ। अगर वो कहता है जी एल्काइल हैलाइड वाटर में सॉल्युबल है क्यों, तो क्या कहूंगा, इंटरेक्शन बिटवीन एल्काइल हैलाइड एंड वाटर आर मोर एज कम्पेयर टू इंटरेक्शन बिटवीन प्योर एल्काइल हाइड मॉलिक्यूल्स एंड बिटवीन, तो फिलहाल मुझे क्वेश्चन करके आना है ये नॉट सॉल्युबल। इंटरेक्शन बिटवीन एल्काइल हाइड मॉलिक्यूल्स एंड वाटर मॉलिक्यूल्स आर लेसर एज कम्पेयर टू इंटरेक्शन बिटवीन प्योर अल्कोहल एंड बिटवीन फॉर्मेटल्स। और खोलना हो, जोर पड़ रहा हो दिमाग पे, सुनना मत अगली लाइन। एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स, ये वाटर है, इज मोर देन एनर्जी रिलीज ऑन इंटरेक्शन बिटवीन एल्काइल हैलाइड एंड वाटर मॉलिक्यूल्स, देयरफॉर इनसॉल्युबल। क्योंकि खर्चे वाला काम, भाई वाटर मॉलिक्यूल्स की हाइड्रोजन बॉन्डिंग तोड़ने में खर्चा ज्यादा हो रहा है और बॉन्ड बनने पे एनर्जी, तो हमने बोला एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स इज मोर देन एनर्जी रिलीज ऑन इंटरेक्शन बिटवीन अल्काइल हैलाइड एंड वाटर मॉलिक्यूल्स, देयरफॉर दे आर। अब बात करते हैं जी एल्डिहाइड कीटोन्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, कल मैकेनिज्म किए थे। न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है, पहले स्टेप में स्लो स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, और सेकंड स्टेप में फास्ट स्टेप में जनरली इलेक्ट्रोफाइल के नाम पे H प्लस जुड़ा था। याद आ गया? आ गया तो क्या करें, इंपॉर्टेंट क्या है कि दोनों में ज्यादा पोलर कौन, कीटोन्स। दोनों में ज्यादा ब्लड प्रेशर किसका, बॉइलिंग पॉइंट किसका, कीटोन्स, क्योंकि कीटोन ज्यादा पोलर है तो डाइपोलराइजेशन ज्यादा होगी। दोनों में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन किसमें इजिली, एल्डिहाइड्स में। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इजिली किसमें, एल्डिहाइड्स में। क्यों, इस सी पर स्लाइड पॉजिटिव स्लाइड नेगेटिव होगा क्या, और आर का प्लस का इफेक्ट उस पॉजिटिव चार्ज इंटेंसिटी को कम कर देगा, और न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने के लिए सी पर पॉजिटिव चार्ज इंटेंसिटी ज्यादा से ज्यादा चाहिए, तो आर तो से यहाँ दो दो आर का प्लस का इफेक्ट उस पॉजिटिव चार्ज इंटेंसिटी को और भी कम कर देगा, तो किस पे न्यूक्लियोफाइल खुशी से अटैक करेगा। तो आंसर स्टेटमेंट लैंग्वेज लिखी हुई है, फिर भी बोलूँ आ गया कि इन अल्काइलाइड्स positive charge intensity at carbonyl carbon decreases due to plus effect of 1 R only, whereas in case of ketones it decreases to greater extent due to plus effect of 12 guy groups. Therefore, alkyl halides are more reactive towards, या ketones are less reactive towards nucleophilic addition reactions। फिर एक पॉइंट और, जब इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर लिया था, जब इस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर लिया था तो क्या बन गया था, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट या नहीं। तो अगर ये दोनों में से एक आर एक एच है तो पास पास रहना पसंद कर लेंगे, या दोनों आर हैं तो पास पास रहना पसंद कर लेंगे, इन दोनों में ज्यादा पास कौन खुशहाल होगा। तो ड्यू टू क्राउडी इंटरमीडिएट, क्राउडी इंटरमीडिएट फॉर्म्ड आफ्टर एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, reactivity of ketones for nucleophilic addition reaction is lesser. Tetrahedral intermediate formed is more crowded in case of ketones.
देयरफॉर कीटोन्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स। अब इस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में एल्डिहाइड कीटोन्स में हम HCN से ऐड बनता था साइनोहाइड्रिन, क्या बनते थे, तो बोलते थे HCN वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो वहां क्या रख देता, वीक स्ट्रॉन्ग बेस, जिससे जनरेशन ऑफ CN नेगेटिव इज फैसिलिटेटेड। रीजनिंग है ना भी है। नेक्स्ट एक बात ये, कार्बोक्सिलिक एसिड्स में नहीं, फिनॉल में जब ब्रोमिनेशन कराते थे तो एक्वस ब्रोमीन से ही सीधा 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल बन जाता था, जो व्हाइट पीपीटी भी था। 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बन जाता था एक्वस ब्रोमीन से ही। तो कह रहे थे यहाँ लुइस एसिड FeBr3 क्यों नहीं लिया। OH ग्रुप strongly activates the benzene ring such that heterolytic cleavage of, इसके यहाँ पे तो आता है नेगेटिव चार्ज, इतना ज्यादा नेगेटिव चार्ज आता है कि उस नेगेटिव चार्ज को देखकर BR के मन में लालच आ जाता है, वो अपने सगे भाई को धक्का दे देता है, नेगेटिव बन के भाग जा, मैं तो Br+ बन के अटैक कर रहा हूं। तो क्या, ड्यू टू स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ OH group, polarization of Br2 takes place even in absence of Lewis acid FeBr3. Moreover, water polarizes the phenol to greater extent, वो फिनॉल को और ज्यादा पोलराइज होने में हेल्प करता है। और अगर हम ब्रोमीन को कार्बन डाइसल्फाइड में या CaCl3 में या CCl4, हालांकि इसमें तो पोलैरिटी होती है, फिर भी इसने गोलमाल, बीइंग लेस पोलर और नॉन पोलर, पोलराइजेस फिनॉल टू लेसर एक्सटेंट, पोलराइजेस ब्रोमीन को भी टू लेसर एक्सटेंट। Br+- बनने में दिक्कत करेगा या नहीं, और एक्वस है तो Br+- बनने में भी हेल्प करेगा या नहीं। ये किस्सा जब यहाँ एनिलीन हो जाता सीधा ट्राइब्रोमो, तो भी क्या जवाब दे देंगे, ड्यू टू स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ NH2 ग्रुप, ब्रोमिनेशन टेक्स प्लेस इवन इन एब्सेंस ऑफ लुइस एसिड FeBr3। अगर इसमें मोनो चाहिए तो इससे करा दिया था, लेकिन एनिलीन में अगर मोनो चाहिए, एसिटाइलेशन कराते थे या तो इससे या इससे, याद आ गया, और उससे क्या बनता था, और एसिटाइनाइलाइड में N पर, इसलिए ये अभी भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, लेकिन इसका एक्टिवेटिंग इफेक्ट एनिलीन के NH2 के कंपैरिजन में कम है, क्यों, तो वो फिर से रीजनिंग का क्वेश्चन था कि इसका एक्टिवेटिंग इफेक्ट कम क्यों है, तो कहते थे ड्यू टू दिस रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट N डिक्रीज हो गई या नहीं, देयरफॉर इट्स एक्टिवेटिंग इफेक्ट decreases या is lesser than that of NH2 group। अब आपका ब्रोमिनेशन कराते थे ब्रोमीन इन एसिटिक एसिड, तो या नाइट्रेशन भी कराते थे, तो ऑर्थो और पैरा पे लगता था, तो ऑर्थो ब्रोमो एसिटाइनाइलाइड या ऑर्थो ब्रोमो नाइट्रो एसिटाइनाइलाइड बनता था, और फिर उसका हाइड्रोलिसिस करा देते थे, तो वापस NHCOCH3 से NH2 बन जाता था। फिर एक गेटर कॉल्ब्स रिएक्शन में KOH CO2 427 एटमॉस्फेयर 400 केल्विन के आसपास करते थे, तो यहाँ KOH पहले फिनॉक्साइड आयन बनाता था, आप चाहे ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, और जब O पे फुल फ्लैश नेगेटिव आ गया तो इट पोलराइजेस रिंग, नहीं, इट इंक्रीजेस, इट एक्टिवेट्स द बेंजीन रिंग टू ग्रेटर एक्सटेंट एज कंपेयर टू फिनॉल, क्योंकि यहाँ फिनॉल के O के लोन पेयर एक्टिवेट कर रहा है, यहाँ पे O के लोन पेयर तो हैं, लेकिन फिनॉक्साइड में O का नेगेटिव है, तो वो और भी ज्यादा इट एक्टिवेट्स बेंजीन रिंग टू ग्रेटर एक्सटेंट, thus even the weak electrophile CO2 अटैक्स ओवर इट, इधर खिसक कर C पे, और ये C की तरफ से फिर अटैक कर लेता था, तो यहाँ पे फिनॉक्साइड आयन क्यों बनाया गया, इवन द वीक इलेक्ट्रोफाइल CO2 अटैक्स ओवर इट, या अंडरगो इज रेडी टू फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझ गया क्या कहा। एक क्वेश्चन ये था, ये बदमाशी की थी इन्होंने हमारे साथ, इनको भी रेडिक स्ट्रक्चर मानने लगे थे कि कार्बोनाइल ग्रुप इन दो स्ट्रक्चर्स का रेजोनेंट हाइब्रिड है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के यही तीन रेजोनेंट हाइब्रिड थे, कह रहा है फिनॉक्साइड के, जिनमें से एक में C पॉज न्यूट्रल है और एक कार्बोक्सिलिक के
3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें से 2 में सी न्यूट्रल है और 1 में सी। तो इसके हाइब्रिड के सी पर, इसके हाइब्रिड स्ट्रक्चर में सी पर पॉजिटिव चार्ज इंटेंसिटी ज्यादा होगी या इसके हाइब्रिड में सी पे पॉजिटिव चार्ज इंटेंसिटी ज्यादा होगी? मैंने लिखने को नहीं कहा था, समझाने को कहा था। लिखना तो इतना ही है कि इसके हाइब्रिड पे सी पर पॉजिटिव चार्ज इंटेंसिटी ज्यादा है। समझाने को क्या कहा था? ये कह रहा भगवान जी मैं न्यूट्रल हूँ, ये कह रहा भगवान जी मैं फुल फ्लेज प्लस हूँ, तो भगवान जी ने कहा चल 50% प्लस। असली में ये कह रहा मैं न्यूट्रल हूँ भगवान जी, ये कह रहा नहीं मैं फुल फ्लेज प्लस हूँ, ये कह रहा मैं न्यूट्रल हूँ, भगवान जी ने क्या कहा चल 33.3% प्लस। जबकि सच ये नहीं है, क्योंकि इनमें वेटेज का हिसाब होता है। तो हमने समझने के लिए बात पकड़ ली। अब मैं इंग्लिश में क्या लिख सकूंगा? हाइब्रिड ऑफ दीज टू हैज greater positive charge intensity on carbonyl carbon. Hybrid of these three has lesser positive charge intensity on carboxyl carbon. Therefore, these undergo, जब C पे प्लस चार्ज आता है तो न्यूक्लियोफाइल को ज्यादा वेलकम करेगा। Therefore, these undergo न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इजीली, whereas these do not. फिर इसी से मिलता जुलता कि कार्बोक्सिलिक एसिड के तो रेजोनिक स्ट्रक्चर्स हैं, तो फिर ये H प्लस क्यों देता? जैसे फिनॉल के भी रेजोनिक स्ट्रक्चर है, फिर वो H प्लस क्यों देता? कि जी फिनॉक्साइड आयन में यहाँ एक पेंच और बना देते हैं कि इसमें से H प्लस निकलने के बाद जो कार्बोक्सिलेट आयन बना उसके तो 2 ही रेजोनिक स्ट्रक्चर्स हैं, तो ये ज्यादा स्टेबल होना चाहिए था, इसे H प्लस देना ही नहीं चाहिए था। तो कह रहा उसके भले ही 3 है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव ओ पे ही रहता है दोनों स्ट्रक्चर्स में, और वहां इलेक्ट्रोनेगेटिव ओ पर पॉजिटिव भी आ रहा है, तो इसलिए इसकी स्टेबिलिटी 2 स्ट्रक्चर होने के बावजूद उन 3 से भी ज्यादा है, इसलिए वो कार्बोक्सिलिक एसिड H प्लस दे देता है। एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमने ज्यादा बढ़िया से नहीं याद रहता हमें ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप पे मैंने विनाइल ग्रुप लगा दिया और ये मैंने बेंजीन रिंग लगा दिया कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे। उम्मीद की जा रही थी इधर ये इधर रेजोनेंस, तो इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट हो रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप की तरफ। बोलो, तो H प्लस निकलना कुछ तो मुश्किल हो ही जाना चाहिए। ऐसे यहाँ भी ये इधर जाता था, याद हो मेटा डायरेक्टिंग था ना COH ग्रुप, तो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स, तो फिर से इलेक्ट्रॉन्स रिंग से बाहर की तरफ को आ रहे हैं, तो H प्लस निकलना मुश्किल, लेकिन इनका एसिडिक करेक्टर उल्टा उम्मीद से ज्यादा। तो ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस इट इज बीइंग expected that their acidic character will decrease, but their acidic character increases या is more than expected। तो क्या कहा उसने? बदमाश तो है ही पुराना, क्या कह दिया कि sp2 है और sp2 कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो इसने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लिया और H प्लस निकलना खींच लिया। तो बिल्कुल ऑर्गेनिक के बेसिक फंडामेंटल्स के उल्टा जा रहा है। वो कहता है रेजोनेंस इफेक्ट का मोस्ट डोमिनेटिंग इफेक्ट होता है, लेकिन यहाँ पे उससे भी बड़ा किसे कह दिया? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। फिर एक किस्सा इंपॉर्टेंट था विलियमसन सिंथेसिस का, कि टर्शियल का वो लिमिटेशन भी थी कि विलियमसन सिंथेसिस पहली बात किसका किस्सा है? ऑनलाइन तो बिल्कुल ऐसे सन्नाटा है जैसे शोक सभा। ये RO नेगेटिव X नेगेटिव को धक्का दे देता था और NaX बन जाता था। तो विलियमसन सिंथेसिस इज द केस ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हेलो फॉर्म रिएक्शन इज द केस ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी। RX जब तक प्राइमरी है तो सेकेंडरी में कुछ गोलमाल रहता था, और टर्शरी में तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं, एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाती थी। तो इफ एल्काइल हैलाइड इज टर्शरी, इसके लिए कोई शर्त नहीं है, ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कुछ भी होता रहे। कौन से वाला? सोडियम एल्कोक्साइड वाला। लेकिन एल्काइल हैलाइड वाला अगर टर्शरी है तो एलिमिनेशन डोमिनेट्स ओवर सब्स्टिट्यूशन, बिकॉज टर्शियल एल्काइल हैलाइड्स अंडरगो एलिमिनेशन रिएक्शन इजीली। ठीक है, और ये के लिए क्या खासियत है? इट इज नॉट ओनली द सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल RO नेगेटिव, इट इज ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग बेस। इट इज, लिखना नहीं है लाइन अगली जो बोलूंगा, इट इज स्ट्रॉन्गर बेस देन NaOH, पढ़ लिया आज। तो इट इज ऑल्सो अ, तो टर्शियल एल्काइल हैलाइड्स अंडरगो dehydrohalogenation reaction easily. Therefore, alkene is formed if this alkyl halide is tertiary. So in case of tertiary alkyl halides, elimination is dominating over substitution and the major product is alkene. अब हमने किस्सा ये किया था कि इसका ऑक्सीडेशन अगर CrO3 से भी करा दें तो सीधा बेंजोइक एसिड पे पहुंच जाते। औरों में तो CrO3 से कराते थे, जब पहले तो एल्काइल का नहीं बनता था, वो किसका बनता था? अल्कोहल से एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड और सेकेंडरी से कीटोन पहुंच जाता था। अगर CrO3 H2SO4 ले लेते थे तो कार्बोक्सिलिक तक पहुंच जाता था एल्डिहाइड में,
और सेकेंडरी में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, CrO3H2SO4 है तो कार्बोक्सिलिक एसिड तक पहुंच जाते थे। लेकिन अगर खाली CrO3 है तो प्राइमरी अल्कोहल पायरिडीन भी लिख देते थे इसके साथ, तो प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड पे अटक जाता था और सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन पे। हम अपनी तरफ से यूज नहीं करते थे, हम अपनी तरफ से यूज करते थे PCC फिलहाल। लेकिन इनके केस में CrO3 से ही सीधा क्या बन जाता था, जैसे किसी ने कहा बेंजोल्डिहाइड बनाना, बेंजोइक एसिड बन जाता था। तो मैं क्या करता था, CrO3 के साथ CH3CO, मुश्किल पेपर आ गया तो डाल सकता है सब, एसिडिक एनहाइड्राइड रखता था, CH3CO एसीटेट अगर नेगेटिव हो तो, और ये CH3CO ही है। तो CrO3 कहता था मैं अपनी जेब से तुझे एक ओ, मैं अपनी जेब से अब तुझे एक ओ दे दूंगा। तो यहाँ एक ओ किस में से आ गया, ये CrO3 में से, ये वाला। और इसमें से दो H भी एक, इनमें से एक ओ खा के क्या बन जाते थे, H2O। और ये दो क्या बन गए अब, CH3COO, और ये भी क्या, CH3COO। और उधर से कितने H भाग गए, तो ऐसा हो गया होगा नहीं। तो एक आके यहाँ लग जाता था और एक आके यहाँ लग जाता था, इसका नाम बेंजाइलिडीन, इडीन एक पे दो, बेंजाइलिडीन डाइसिटेट। तो वो इंपॉर्टेंट ये है कि इसके रखने से क्या हुआ, तो इट ट्रैप्स टोल्यूइन टू गिव benzylidine diacetate instead of directly giving benzoic acid, and this is then hydrolyzed to give इधर H इधर OH, इधर H इधर OH, और फिर इसमें से क्या निकल जाएगा, वाटर, क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि ये क्यों रखा, so that directly benzoic acid is not obtained but it is trapped to form benzylidine diacetate। एक वर्ड और वो याद आया अभी देख के कि इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता था, एक मिनट रुको, इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता था। तो ये सेंटर को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं आप। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर अटैक्ड बाय न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करता है, क्योंकि ये किसको लव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को। इलेक्ट्रॉन्स किस पे होते हैं, तो इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, इलेक्ट्रॉन लविंग सेंटर है। और अटैक किससे करेगा, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, एंड विल बी अटैक्ड बाय इलेक्ट्रोफाइल। समझ गए, ठीक।